हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रवर्तन क्या होता है, इससे संबंधित कितना क्या क्या तथ्य होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलने वाली ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ये सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा बोले तो सरल रेखा में चलने वाला क्या है? ये एक ऊर्जा होता है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन को समझेंगे। प्रकाश का परिवर्तन देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आप कहीं लाइट में बैठे हैं और किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि लाइट जो होगा वो किताब पर पड़ेगा और किताब से फिर लाइट आपके आँखों तक पड़ता है और आँख के रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनता है। तो उसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मतलब कहीं से लाइट आया और टकराया और चला गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। अगर हम बात किया जाए, यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी आपको लिखा हुआ है, दिया हुआ है। आप एकदम बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। आपको रटना नहीं है, रटने से नहीं होगा। आप समझते चलिए, वीडियो को देखिए और एकदम समझते चलिए। चलते हैं प्रकाश और इसके स्रोत के बारे में। तो प्रकाश देखें कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख के अलावा किसी चीज़ का ज़रूरत है, तो वो होता है प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और उसके स्रोत की बात करें तो जहाँ से प्रकाश आता है उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लालटेन, दिया, बाती, बिजली सब आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, एक मैन मेड होता है, एक नेचुरल होता है। यानी मैन मेड कहने का मतलब जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, जैसे लालटेन हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर नेचुरल की बात किया जाए तो उसमें आपका सन और स्टार आ जाएंगे। ठीक है। चलते हैं यहाँ पे कुछ समझते हैं। या देखिए यहाँ पे दिया है प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? कारक है। किसी वस्तु को हम लोग इसी की सहायता से देख सकते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब उसे वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अनेक प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं, हाँ, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करें लाइट ऑफ सोर्स को, तो आप देखिए दो प्रकार का देख लिए। एक क्या देखे थे हम लोग? एक मैन मेड देखे थे और एक नेचुरल देखे थे। मैन मेड यह है और नेचुरल यहाँ। यानी मैन मेड की बात किया जाए तो आपको बता दिए बहुत सारा क्या हो जाएगा? ट्यूब हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, मोमबत्ती, ये सब चीज़ आपका मैन मेड। जो आदमी के द्वारा बनाया गया है वो उसे मैन मेड कहते हैं, यानी मानव निर्मित कहते हैं। और प्राकृतिक यानी नेचुरल उसे कहते हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान ने बनाया है। चलिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश से बदला जाता है। सिंपल सा आप समझिए कि क्यों हम ऐसा बोले। इसलिए हम बोले कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में लालटेन है, ठीक है, और उस लालटेन में जब तक आप तेल नहीं डालिएगा तो क्या वो लालटेन काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आपके घर में बिजली का बल्ब है, अगर बिजली नहीं रहेगा तो बल्ब कोई काम का नहीं होगा। ठीक है। मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती में खाली रुई रहेगा या बाती रहेगा तो वो भी कोई काम का नहीं है। मतलब वो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, अन्य चीज़ों में बदलता है। ऊर्जाओं क्या होता है? प्रकाश में बदलता है। हम जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में लैंप या लालटेन है तो उसमें किरासन तेल डालते हैं, मतलब उसमें संचित ऊर्जा पहले से होता है और वो क्या होता है, जैसे उसको जलाते हैं तो वो प्रकाश में बदल जाता है। तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र हुआ ये आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अभी आपको बोले कि प्रकाश के एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा है। ऊर्जा हम क्यों बोले? क्योंकि देखिए इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं या काम करते हैं, तो हम लोग फूड को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फूड हमें एनर्जी देता है। उसी प्रकार से प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, इसीलिए प्रकाश को हम ऊर्जा कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं या ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, याद रखिएगा। आपको हम यहाँ बात किया जाए तो दो प्रकार की वस्तुओं को आपको चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा गया दो प्रकार की वस्तु, दो प्रकार की वस्तु समझेंगे क्या क्या होता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस और अप्रदीप्त का मतलब नॉन ल्यूमिनस होता है। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस और अप्रदीप्त का मतलब नॉन ल्यूमिनस होता है। यानी प्रदीप्त जो सिंपल सा आप समझिए, ज़्यादा आपको दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल का मतलब समझिएगा कि जो प्रकाश देगा उसे प्रदीप्त कहेंगे, जो प्रकाश देगा उसे प्रदीप्त कहेंगे, जो प्रकाश नहीं देगा उसे अप्रदीप्त कहते हैं। सिंपल सा देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता है। बिजली का बल्ब जब जलता है तो प्रकाश देता है। मोमबत्ती जब जलता है तो प्रकाश देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उसे हम लोग अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे मेरे सामने बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, फिर खिड़की, दरवाजे, ये सब चीज़ क्या है? फर्श उर्श, ये सब क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस के श्रेणी में आते हैं। घर क्या है? ह्यूमन क्या है? सब नॉन ल्यूमिनस के श्रेणी में आता है। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रकाश नहीं देते वस्तुएं, लाइट इनसे नहीं निकलता, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे। तो आप कहिएगा कि लाइट तो निकल रहा, लाइट आपकी वजह से, उसकी वजह से नहीं निकल रहा, बल्ब की वजह से। अगर बल्ब बंद कर दिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया? अप्रदीप्त हो गया। लेकिन प्रदीप्त आपका बल्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे प्रदीप्त को। देखें यहाँ पे कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, ये सब, मोमबत्ती, ये सब क्या है? आपका प्रदीप्त होते हैं या दीप्तमान होते हैं या जलता हुआ प्रतीत होता है या जलता है, इसे हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट में जो लाइट नहीं देता है उसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पौधे, ये सब आपका अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस होते हैं, क्योंकि इनका अपना लाइट नहीं होता है और अपना लाइट नहीं होने की वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। प्रकाश की किरण की अगर समझेंगे, प्रकाश की किरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रकाश की किरण किसी प्रदीप्त वस्तु से आता है, किसी प्रदीप्त वस्तु से ही आएगा, और ये एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब किरण पुंज की अगर वही बात किया जाए, किरण पुंज क्या होते हैं? क्या होता है? बीम। तो ढेर सारा जब प्रकाश एक साथ आता है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आपको हम ऐसे लाइट खींच दें, ठीक है, रे ऑफ लाइट है ये आपका, ये अकेला है, प्रकाश की किरण और सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इसे प्रकाश की किरण बोलेंगे। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जो चित्र में आपको हम दिखा दिए। लेकिन वही किरण पुंज की बात किया तो ढेर सारा लाइट एक साथ आएगा, ढेर सारा लाइट एक साथ आएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की, इसे हम लोग प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, झुंड में जो आता है, समूह में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अकेला रहेगा तो प्रकाश की किरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अ ग्रुप ऑफ लाइट इजकल टू बीम। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। समझते हैं क्या होता है अपसारी और क्या होता है समानांतर अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर ढेर सारा में फैलता है, उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। यानी अगर हम बात किया जाए तो मान लीजिए कि आपका ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट है, और यहाँ से लाइट ऐसे 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 ढेर सारा निकला, तो इसे हम लोग अपसारी कहते हैं। इसे हम लोग अपसारी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ जब लाइट फैलता है तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। समानांतर, अगर वो सीधी रेखा में चला जाता है तो उसे समानांतर कहते हैं। देखिए समानांतर कहेंगे। वही अगर अभिसारी की बात किया जाए तो ढेर सारा लाइट आकर किसी एक बिंदु पर मिलता है, उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं।
एक एक ही बिंदु पर देखिए आके मिल रहा ना, ठीक है। तो देखिए बीम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लाइट इज इक्वल टू बीम, यानी कहने का मतलब किरण पुंज क्या हो गया, जब प्रकाश ढेर समूह में जब आता है तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी, यानी डाइवर्जिंग, पैरेलल, कन्वर्जिंग। 3 प्रकार को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए अपसारी आपको ये अभी बता दिए, डिफाइन कर दिए। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। अभी बोले थे आपको कि मान लीजिए बिंदु स्रोत है, ये आपका बल्ब है और यहाँ से चारों तरफ लाइट निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी कहते हैं, ठीक है। चलिए समानांतर किरण पुंज को समझते हैं। समानांतर किरण पुंज क्या होता है, तो समानांतर किरण पुंज को यहाँ देखिए, समानांतर किरण पुंज क्या हो गया, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर निकल जाती है। अभी आपको बोले क्या, देखिए यहाँ पे फिगर समानांतर का बी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक साथ एकदम सीधी रेखा में गमन कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर। और अपसारी आपको क्या बोले थे, देखिए एक बिंदु स्रोत है, वहाँ से निकल के ढेर सारा लाइट जा रहा है, उसे अपसारी बोले। और वही अगर अभिसारी की बात किया जाए तो अभिसारी क्या होगा, ढेर सारा लाइट किसी एक बिंदु पर पड़ता है, ढेर सारा लाइट किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो उसे अभिसारी बोलते हैं। तो आप एकदम समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, रटिए नहीं, आपके रटने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए अभिसारी हम बोले, आपको क्या बोले कि ढेर सारा लाइट, मान लीजिए कहीं से ढेर सारा लाइट आ रहा किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो उसे अभिसारी कहते हैं। देखे होंगे बचपन में आपने एक ऐसे लेंस लिया होगा, लेंस, और ऐसे आप रख के और यहाँ कागज़ को जला रहे होंगे, तो यार ढेर सारा ये लाइट आता है और किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और केंद्रित होने के बाद ये जलने लगता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी, ठीक है। अभिसारी। अब वही आपके घर में क्या है, एक बल्ब है, और वो बल्ब मान लीजिए कि वो लाइट नहीं देगा, फैलेगा नहीं चारों तरफ तक, क्यों, अब बॉल लगाइएगा नहीं लगाइएगा, तब ये क्या होता है, अपसारी होता है। ये चारों तरफ क्या करता है, लाइट को ऐसे ऐसे फैला देता है, तो इसे हम लोग अपसारी कहते हैं। और समानांतर जो होता है आपका, समानांतर जो होता है ये आपका सीधी रेखा में गमन कर जाता है, एकदम सीधी रेखा में चल जाए, जैसे लेजर लाइट को आप देख सकते हैं कि एकदम सीधी रेखा में फोकस करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं पारदर्शी क्या होता है। 3 प्रकार की वस्तुओं को देखेंगे, एक पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के पदार्थों को देखें हम लोग। पारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, उसके सामने जब खड़ा होता है तब को सब चीज़ दिखता है, इसका मतलब प्रकाश उसे एंट्री कर रहा है, उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। पारभासी, जो कहीं छोटी सी बिंदु से निकलकर छोटे से जगहों से प्रकाश जब आता है या जाता है तो उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी उसे वैसी पदार्थ को कहते हैं जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दीवार बता दूं, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड को बता दूं, क्या इसे आर पार हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करता है उसे पारदर्शी का, जैसे पानी, कांच, हवा, ये सब क्या है आपका पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन वही पारभासी की बात किया जाए तो बैलून हो जाए, कागज़, बैलून, तेल से लगा हुआ कागज़, बैलून, आँख की पलक, ट्रेजिंग, पेपर, चीनी, दूध, ये सब आपका चर्म, ये सब क्या हो जाएगा, घना धुआं, बादल, कुहासा, ये सब पारभासी। थोड़ी सी जगहों से लाइट निकलता है उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी, जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ये सब आपका हो जाएगा। चलिए प्रकाश का परिवर्तन समझेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन तो हम पहले भी बता चुके हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु हम लगा दिए, अब यहाँ से लाइट आया, ऐसे आया, इस पे पड़ा, ये बल्ब भी बना देते हैं, ये बल्ब है। अब बल्ब से लाइट तो चारों तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लाइट गया, किसी वस्तु पे पड़ा और फिर से कहीं चला गया, मान लीजिए मेरा आँख है यहाँ पे, तो क्या हो गया, चला गया, इधर की ओर आ गया, तो इसी को तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है और पड़ने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है, लौट जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा उसको। चलिए देखिए प्रकाश के परिवर्तन को, फिगर को समझिएगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को समझेंगे। चलिए यहाँ पे समझेंगे कि आपका मिरर लगा हुआ है। ये क्या है? मिरर है, आईना है। ठीक है, एक तरफ बहुत चिकना होता है, एक तरफ तो हमको दिखता ही नहीं, एक तरफ पेंट किया हो रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं। वो पेंट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। पीछे आप आईना देखिएगा, आईना के पीछे अगर खोल के अगर मान लिया कि आईना के पीछे अगर देखते हैं तो वहाँ पे लाल भूरा हरा से पेंट किया हो रहा था, वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के पतले परत को चढ़ाकर जिस कलर को आपको करना है कर सकते हैं। ये आपका दिया गया है, लेपित है, ये क्या है? रजित है, सिल्वराइज किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं। और एक तरफ छोड़ दिया जाता है ताकि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आईना होगा और उस आईने में अगर आप देखे होंगे, तो आपका फेस दिख रहा होता है। इसका मतलब क्या है? वो प्रकाश का परिवर्तन है और परिवर्तन कर रहा। और जिधर से नहीं दिखता है वो क्या है? वो पेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो पेंट किस चीज़ का है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन कहाँ होता है? तो चिकने सतह से होता है। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ होगा? तो चिकने सतह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के परिवर्तन को समझेंगे। देखिए प्रकाश के परिवर्तन को, प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हैं उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे फिगर को समझेंगे। देखिए ये आपका आईना है, आईना बोले तो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण के पीछे में जो होगा, ये देखिए रजित किया गया है। रजित बोले तो सिल्वराइज किया गया है, इसको पेंट किया गया है। किसका पेंट किया गया? किसका घोल लगाया गया है? तो AgNO3 का घोल लगाया गया है। याद रखिएगा, किसका घोल लगाया गया है? AgNO3 का घोल लगाया गया। अब समझेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकी से। देखिए लाइट, आपतित किरण, परिवर्तन किरण और आपतन कोण, आपतन बिंदु, क्या क्या ये सब होता है, सब चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समतल दर्पण तो समझे, आईना समझिए सिंपल सा। हमारे घरों का जो आईना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और उसके पीछे जो पेंट किया हुआ रहता है या फिर कोट चढ़ा रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, अब उसके आगे जो होता है, उसके आगे इसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो हम उसमें फेस दे सकें या फिर वो रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। तो चलिए, जो प्रकाश पड़ता है आईने पे, कहीं से प्रकाश आया और वो पड़ा कहीं पे जाके किसी बिंदु पर आईने के, उसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो किरण आता है, मान लीजिए आपके सामने बल्ब है और आईना लेके बैठे हुए हैं, तो आपका क्या होगा? प्रकाश क्या होता है कि चारों तरफ फैलता है, तो वो पहले आईना पर पड़ेगा। आईना पर मतलब कि शीशा पर, समतल दर्पण पर पड़ेगा। तो देखिए ये पड़ रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, ये लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, और जाने के बाद ये क्या होगा? पुनः इसे वापस कर देता है। ये डायरेक्शन क्या किया? वापस कर दिया। तो जो गया उसे आपतित किरण कहते हैं। और शीशा से टकराने के बाद जो आया, कांच से टकराने के बाद जो आया, उसी प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। फिर उसी के बीच में एक अभिलंब डाल दिया जाता है। यह अभिलंब जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है कि परिवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, दो कोण बनता है, एक आपका आपतित किरण का, एक परिवर्तन किरण का। तो आपतित किरण का जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और परिवर्तित किरण का जो कोण बनता है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक अवतल दर्पण है, सॉरी ये आपका कोई दर्पण हो गया, चलिए यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई दर्पण हो गया, ऐसे आपका दर्पण कीजिए। अब इस दर्पण में हम क्या किए? कोटेड लगा दिए, कोटेड लगा दिए ऐसे। ये किसका कोट है जी? AgNO3 का, AgNO3 का, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का है। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ेंगे और पड़ने के बाद यहाँ से लाइट आ रहा है, ये आया, और यहाँ से आने के बाद ये क्या होगा? पुनः वापस चला जाएगा, पुनः उसी दिशा में नहीं जाएगा, तिरछी दिशा में जाएगा। तो इसे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। और यहाँ से एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो क्या होता है? ये दोनों को बांट देता है। तो यहाँ पर आपका आपतित किरण, आपतन कोण बनता है और यहाँ पे परिवर्तन कोण बनता है।
आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, परिवर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, I बराबर R होता है, क्योंकि दोनों आधे आधे भाग में बढ़ता है। तो बताइए आपतन कोण अगर 60 होगा तो ये 60 नहीं होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये R होगा तो ये भी R होगा। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। क्यों हम ऐसा बोले, क्योंकि I बराबर R होता है। और जैसे ही I बराबर R होगा, आपको पूछा जाएगा कि I बराबर R कैसे होता है, तो अभिलंब की वजह से होता है। यानी अभिलंब जैसे ही पड़ता है तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, मेनली आप यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे थे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश किसी सतह पर प्रकाश जो पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये तीनों पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तीनों चीज़, जैसे यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आईना हो गया, यहाँ से लाइट आया और फिर यहाँ से टकरा गया और फिर यहाँ से ये अभिलंब हो गया, तो तीनों एक ही बिंदु पर पड़ा और तीनों एक ही बिंदु पर पड़ा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। सॉरी, आपतन बिंदु नहीं, जहाँ से समझिए यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रकाश चलिए, ये आपका एक समतल दर्पण हो गया। अब इस समतल दर्पण क्या हुआ कि समतल दर्पण पर एक आपतित किरण पड़ा। ये आपतित किरण है, कौन सा है, आपतित किरण, इसको आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। तो ये जिस बिंदु पर पड़ा उसे आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से टकराएगा, टकराया तो इसे हम लोग परिवर्तित किरण कहते हैं। टकराने के बाद आपका ऐसे चला जाता है और यहाँ से अभिलंब बनता है। तो ये तीनों एक ही बिंदु पर बनता है, तीनों क्या हुआ, एक ही बिंदु पर बना, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु जब आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों समतल दर्पण के किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये नियम है, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पहला नियम आपका क्या कहता है, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पहला नियम हो गया। देखिए, ये आपका एक समतल दर्पण हो गया, ये आपतन किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, ये लाइट आया, आपतित किरण हो गया और यहाँ से परिवर्तित होने के बाद यह वापस चला गया और यहाँ से यह अभिलंब हो गया यहाँ पे, और तीनों एक ही बिंदु पर पड़ता है, इसे हम लोग पहला नियम कहते हैं। और जैसे ही ये अभिलंब इसके बीचों बीच आता है तो ये दोनों भाग में बढ़ जाता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है, तब आपका क्या हो जाता है, I बराबर R हो जाता है। तो I बराबर R हो जाएगा, I बराबर R हो जाएगा, तो ये दूसरा नियम कहते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा नियम आपसे पूछा जाएगा कि आपतन प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपका आंसर क्या देना है, तो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला बोलिएगा, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, फिर वहीं अगर बात किया जाए, चलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे समझिएगा, जब समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरणें परिवर्तन होगा तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं, ऐसे समतल दर्पण ले लेते हैं, समतल दर्पण ले लिए। अब ये समतल दर्पण पर कोई अभिलंब बोले परपेंडिकुलर या लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है। ये मिरर है आपका, ऐसे करके रंग देते हैं ताकि आपको मालूम चलेगा, ये मिरर है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसे ही परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रकाश की किरणें यहाँ पे गिरता है तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। लेकिन ये किरण पड़ रहा है
ये लाइट यहाँ से आ रहा, कहीं से आ रहा, 90 डिग्री पे आ रहा, 90 डिग्री पर जैसे ही आएगा तो फिर ये वापस उसी दिशा में चला जाता है। तब वहाँ पे I बराबर 0 तो R बराबर भी 0 ही हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपको समतल दर्पण पर लंबवत जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगे तो क्या होगा, तो जब लंबवत पर प्रकाश की किरणें पड़ते हैं तो उसी दिशा में वापस चला जाता है। ठीक है, तब वहाँ पे जो आपतित किरण आपतन कोण होगा वो परिवर्तन कोण के बराबर होगा, यानी आपतित कोण जो होगा वो 0 होगा, तब परिवर्तन भी 0 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, इमेज को समझेंगे। तो इमेज समझिए क्या होता है। जब किसी दर्पण पर कोई भी, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाता है, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि आप आईना के सामने खड़ा है, आईना के सामने खड़ा है तो आपका फिगर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि विभिन्न यहाँ पे समझेंगे कि आप मान लीजिए आईने के सामने खड़े हैं और आईने के सामने खड़े हैं तो आपको क्या होता है, आईना के सामने जैसे ही खड़ा होता है तो आपका फिगर बनता है, यानी दिखाई देता है। आप सामने दिखाई दीजिएगा तो कैसे, तो क्या होगा कि प्रकाश जो होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों पर पहुंचता है। चेहरा हुआ, बाल हो गया, जहाँ जहाँ लाइट पहुंचता है वो चीज़ आपको दिखाई देता है, और जहाँ नहीं पहुंचता वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तब क्या होता है कि परिवर्तन के नियमों का यह पालन करता है, और नियमों को पालन करने के बाद किसी न किसी बिंदु पर मिलता है या बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लाइट आया और लाइट आने के बाद वो किसी न किसी पर बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए 2 प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझेंगे। कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ कि किसी बिंदु पर, यहाँ पे दिया हुआ किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक वास्तविक होता है, एक क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, पहला रियल एंड सेकेंड वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सा आपको क्या बोला गया कि जब प्रकाश को पहले अच्छे से समझिए क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तव में कहीं जाके मिल गया तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जो मिलता हुआ प्रतीत होता है या आता हुआ प्रतीत होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पार्श्व परिवर्तन को समझेंगे। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, समझिए इसको। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका लगता है कि सेम टू सेम हम ही है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तित होता है। परिवर्तित कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है लेकिन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है लेकिन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अंतर होता है। यानी अगर राइट हैंड को उठाते हैं तो आपका लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट को उठाते हैं तो राइट दिखता है। देखिए ये हम राइट साइड लगाए हुए हैं, राइट साइड लगाए हुए हैं, ये हेडफोन जो है राइट साइड लगा हुआ, लेकिन इधर नहीं लगा हुआ, लेफ्ट साइड नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये आपको लेफ्ट साइड लगा हुआ और इधर राइट साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ उल्टा दिखता है। देखने से तो आपको सिंपल सामने से देखिएगा तो लगेगा कि हम ही हैं, आप ही रहिएगा, लेकिन वहाँ कोई डिफरेंस भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा सा अगर देखेंगे तो वहाँ आपको डिफरेंस लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इसीलिए देखिएगा एम्बुलेंस जो होता है उसके आगे में उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है? ताकि आगे वाली जो गाड़ी होगा उसे उल्टा करके दिखाई देगा तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए उल्टा लिखा हुआ है तो उसे क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा, तो वो समझेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है तो वो हट जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम आर ऐसे लिखें, आर लिखें
तो ये आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही आईना में देखिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। किसी वस्तु क्या होता है उस समय उल्टा हो जाता है। अगर लेफ्ट वस्तु अगर दाहिना भाग अगर उठाएंगे तो क्या होगा, समतल दर्पण में बायां बनता है, उसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बी है, बी ऐसे बना है, तो अगर आईना में देखते हैं तो आपको ऐसे दिखता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन लेटर यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण पर जो प्लेन मिरर पर आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो सबसे पहले आपका दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे फिगर बनता है, और आकार जो होगा वस्तु से उतना ही होता है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए खड़ा होता है 2-4 फीट के लंबा लगने लगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितना रहेगा उतना ही दिखाई दीजिएगा। और वस्तु की अपेक्षा हमेशा वो सीधा बनता है। सीधा क्यों हम बोले, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। जैसे ही दर्पण जो होगा दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है, पीछे बनता है तो उसका वो क्या होता है, सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यह आभासी होता है, ठीक है। अगर वही बात किया जाए तो दर्पण के, देखिए दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा प्रतिबिंब जितना आगे वस्तु रखा रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये समतल दर्पण है, यहाँ पे है तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अगर खड़ा है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब क्या है, जितना दूर जाइएगा उतना ही दूर 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 प्रतिबिंब आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। ये समतल दर्पण की प्रतिबिंब की विशेषताएं था। वक्र सतह पर भी परिवर्तन होता है। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए चमकदार कोई प्लेट उलेट है या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसमें आप देखिएगा तो वहाँ भी फिगर दिखाई देता है हमारा, उसे वक्र सतह के परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में थाली होगा, चम्मच होगा, या कोई भी चीज़ होगा जो चमकदार होगा, एकदम चमकीला होगा, स्पून या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे अगर खड़ा होते हैं तो वहाँ भी आपका फिगर दिखाई देता है, तो उसे वक्र सतह का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण को समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच का टुकड़ा होता है या खोखले गोले से बना होता है। देखिए खोखले गोले से बना हुआ ये दर्पण होता है। अब इस दर्पण को 2 आधे भागों में बांट देते हैं। तो अगर इधर रंग देंगे तो ये वो अलग दर्पण बनेगा, और इधर रंग देंगे तो एक अलग दर्पण बनता है, ठीक है। गोलीय दर्पण को सिंपल सा समझेंगे। उस गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह एक खोखले गोले का बना होता है। परिवर्तक सतह का मतलब क्या होता है, जिधर आप फेस को देख सकते हैं। सिंपल सा समझिए, जिधर फेस को देख सकते हैं उसे परिवर्तन सतह कहते हैं, जिधर नहीं देख सकते हैं उसे परिवर्तक सतह नहीं कहते हैं, ठीक है। या वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो सिल्वराइज किया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिए, चलिए देखिए ये गोला था, ऐसे था, इसको हम काटे थे, और एक क्या किए थे, बाहर से रंग दिए थे, और एक वो अंदर से रंग दिए थे। तब बाहर से रंगा हुआ ये देखिए आप देख सकते हैं बाहर से, और ये आपका रंगा हुआ अंदर की ओर रंगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बाहर से रंगा हुआ है और ये अंदर से रंगा हुआ है। तो बाहर से रंगा हुआ जो रहेगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, और अंदर से जो रंगा हुआ रहता है उसके उत्तल दर्पण कहेंगे। तो परिवर्तक सतह मतलब आप बताइए कि उसका चेहरा कहाँ देखिएगा अवतल दर्पण में, तो अंदर से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये मेरा ऐसे हाथ है, अब इसको हम क्या किए, ऐसे रंग दिए, बाहर से रंग दिए ना, बाहर से रंग दिए तो आपको ऐसे दिखेगा, इधर से दिखेगा, तो ये परिवर्तक सतह हो गया, ठीक है। यानी आपको खड़ा कहाँ रहना पड़ेगा, इसके सामने, ना कि इसके सामने। इसके सामने खड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा, कुछ फायदा दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि इधर तो सिल्वराइट क्या रहता है, इधर सिल्वर नाइट्रेट का घोल चढ़ाया रहता है, जिसकी वजह से आप ये तो रंग दिया जाता है, ठीक है। तो ये रंग दिए, तो बाहर से जो रंगा जाता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे, जो अंदर से रंगा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। सिंपल सा समझेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गोलीय दर्पण को देखें, यहाँ पे गोलीय दर्पण को देखें यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है, खोखला गोला दिख रहा है, और यही खोखला गोला का भाग होता है अवतल और उत्तल होता है। बाहर से रंग दिया जाता है तो उसे अवतल कहा दिया जाता है, और अंदर से रंग दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कुछ कुछ पॉइंट को। देखिए कलई बोल रहा है, कलई बाहर से रंगा हुआ है, हम आपको रंगा हुआ बता रहे थे, एकदम सिंपल सा,
कि क्या है, कलर किया हुआ या रंगा हुआ या कलई किया हुआ है, ठीक है, पेंट किया हुआ। तो ये बाहर से कर दिया अवतल हो गया, अंदर से कर दिया गया उत्तल हो गया। अब ये गोले को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक सेंटर बन रहा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ एक सेंटर बन रहा। अब इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो खोखले गोले का बना बिंदु, खोखले गोले के अंदर बना बिंदु को वक्ता केंद्र कहते हैं। तो पोल किसे कहेंगे, चलिए एक एक चीज़ों को ध्यान से देखते चलेंगे। ध्रुव, देखिए ध्रुव क्या होता है, जब हम लोग समझिए ऐसे, खोखले गोले का मध्य भाग को, खोखले गोले के मध्य भाग को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी खोखले गोले ये हो गया, ये मत समझिएगा, ये तो खोखले गोले का जो अंदर वाला पार्ट हो गया, बिंदु हो गया, उसे हम लोग वक्ता केंद्र या वक्ता बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ से बांट देते हैं। अब बांटने के बाद ये अलग दर्पण बनता है और इस दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव या पोल कहेंगे। इस दर्पण का, जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसे दर्पण बना दिए दर्पण, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा बीच वाला, इसे हम लोग ध्रुव कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको हम ऐसे फिगर बनाते हैं, तो ये अगर फिगर बनाते हैं यहाँ पे, तो इसके जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आप फिगर को देखिए यहाँ पे ध्यान से। चलिए अब यहाँ से बताइए, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो लाइन खींचा गया है या फिर ऐसे लाइन जो खींचा गया ऐसे खींचा गया, इसको वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा होगा, तो इसे गोल किया होगा, सर्कल किया होगा, और ये कि बिंदु रहता है, तो यहाँ पे वो मैथ का ही इस चीज़ को ही यहाँ अपनाया गया है। तो ये क्या है आपका, ऐसे यहाँ से ऐसे आया। अब आया तो इसको क्या बोल दिए, इसका नाम दीजिए पी पोल और इसका नाम दीजिए सी। तो क्या हो जाएगा, पी और सी के बीच को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। या प्रधान अक्ष भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से दिखाया गया है। फिर वक्ता केंद्र क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसे हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं या केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी हम लोग त्रिज्या कहते हैं। पी और सी इक्वल टू आर हो जाएगा। प्रधान अक्ष भी वही होता है, मुख्य अक्ष। चलिए अब यहाँ पे अगर ध्यान दें थोड़ा सा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका कोई दर्पण है, ठीक है, बाहर से रंगा हुआ तो सिंपल सा अवतल होगा। अब इसके जो मध्य बिंदु आपको दिख रहा है इसे हम लोग ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और ये आपको जो सी दिख रहा होगा मध्य भाग, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर हम लोग वक्ता केंद्र बोलेंगे। और इन दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा को वक्ता त्रिज्या या प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर भी इसके बीच में एक बिंदु बन रहा है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और ये फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। यानी पोल और सी, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा को वक्ता त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु है। अब हम लोग को समझना है कि कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा और कैसा प्रतिबिंब होगा, इसके बारे में समझना है। चलिए ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में बोला है कि वस्तु को, देखिए कहाँ बोला है वस्तु को रखने के लिए, तो बोला है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब क्या होगा। यानी आपका क्वेश्चन बोला गया कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में, ठीक है।
ए बी से वस्तु को दिखाते हैं, वस्तु होता है वस्तु, और ए डैश और बी डैश को इमेज कहा जाता है या प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखे देंगे। तो यहाँ पे रख दिए हम, पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिए। तब यहाँ क्या होगा, तो देखिए जैसे ही यहाँ रखेंगे तो यहाँ से एक लाइट निकलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाता हूँ कि इस प्रकार से आप बनाइएगा। ये P हो गया और ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला है प्रतिबिंब रखने के लिए, वस्तु रखने के लिए आपको यहाँ बोला गया। तो यहाँ से एगो लाइट जाएगा, देखिए यहाँ से गया एक लाइट, गया ना, दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा कि पुनः यह फोकस से होकर निकलेगा। ये क्या होगा, फोकस से निकलेगा और एक सेंटर ऑफ कार्वेचर से लाइन जाता है जो आपको वस्तु से होते हुए, जैसे ही सेंटर ऑफ कार्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कार्वेचर की ही वो वापस चला आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका पोल हो गया, ये पोल और ये फोकस हो गया। अब इसके बीच में ए बी क्या है, वस्तु है, तो यहाँ रख दिया गया। तो यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, फिर यहाँ से वस्तु से एक लाइट निकलेगा, जो ये लाइट फोकस से होते हुए निकल गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है वस्तु होते हुए, जो फिर से इसी की ओर वापस चला आता है। तब यहाँ पे फिगर जो बनता है आपका कहाँ बनता है, पीछे बना ना, पीछे ए डैश बी डैश, ये पीछे बना। तब ये कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो दिख रहा होगा कि सीधा बनेगा, जिस तरह से ऊपर की ओर वस्तु है ऊपर की ओर ही बना, सीधा बना। फिर आपको दूसरा क्या दिख रहा है, दर्पण के पीछे जैसे ही बनेगा या तो काल्पनिक या आभासी होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। दर्पण के पीछे अगर वस्तु का फिगर बनता है तो उसे काल्पनिक कहते हैं, और दर्पण के आगे बनेगा तो उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से वस्तु है उधर उसी तरह से अगर बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आभासी कहते हैं, सीधा कहते हैं। अगर उल्टा बनेगा तो उल्टा कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए वो चीज़ लिखा हुआ आपका, यहाँ पे फिर से देखिए, ये फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब को रखा गया है। तो ए डैश बी डैश कहाँ पीछे बना है, पीछे बना, और ये कैसा बना, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इतना चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए सेकंड में देखेंगे कि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे, अगर फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा। जैसे ही अवतल दर्पण के फोकस पे कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो फिगर बनता है अनंत पर बनता है। अनंत पर कोई फिगर बनेगा या फिर इमेज प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वो बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनता है। और देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर है वस्तु ऊपर की ओर है, लेकिन फिगर आपका यहाँ बन रहा है, मतलब ये ऊपर है और फिगर नीचे बन रहा है। तो ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और ये अनंत पे बन रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप अनंत बोले। तो अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, और फोकस पे सिंपल से याद रखिएगा, फोकस पे जब किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। एकदम मैं आपको शॉर्ट में समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आप क्या रखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। देखिए क्या है, बोला कि अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया। अब यहाँ पे दोनों के बीच में अगर वस्तु को रख देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद फिर से फोकस से होकर निकल जाएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाता है। ठीक है, तब देखिए क्या हुआ, ये बना, तब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु क्या है, देखिए, अच्छा पहले समझे, वस्तु क्या ऊपर की ओर रखा गया, नीचे बना, उल्टा बना, और दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और ये वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु कितना छोटा है, इतना छोटा है और इतना प्रतिबिंब बना है, ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु को रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु को रख देंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, और जैसे ही फोकस से गुजरेगा दर्पण से टकराएगा तो ये समानांतर निकल जाता है। ठीक है, और एक और यहाँ से आपका जाएगा,
ये वस्तु से जाएगा और टकराने के बाद फोकस से, तो आपका कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तो बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जितना आपका वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये वस्तु ऊपर की ओर रखा गया तो ये क्या बनेगा, नीचे को नहीं उल्टा होगा। और कैसा होगा, दर्पण के सामने है तो ये आपका वास्तविक होगा। अगर मान लीजिए कि वस्तु को अनंत पर आप रख देते हैं, वस्तु को अनंत पर रखिएगा, मान लीजिए कि सूर्य पे कोई वस्तु है, सूर्य से आ रहा है, अनंत पे कोई वस्तु को रखा गया, सिंपल से बहुत दूर पर, तो वहाँ से जब किरण आएगा ना, दो समानांतर किरण आते हैं, और समानांतर जो दो किरण आएगा वहाँ से टकराने के बाद आपका फोकस पर बनता है। तो अनंत पर कोई वस्तु को रखिएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, तो देखिए वस्तु से तो बहुत छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत पर है। अब अनंत पर मान लीजिए कि यहाँ से आप कहीं खड़ा है, बहुत दूर चीज़ों को देख रहे हैं, या बहुत बड़े बिल्डिंग पर खड़ा है, तो नीचे वाले आदमी को देखेगा तो लगेगा चींटी की तरह एकदम छोटा छोटा है। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। इतने सारे आपको चीज़ दिया हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा कि कैसे याद होगा। इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, इतना बड़ा टेबल, इतना बड़ा फिगर को याद करते 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 क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। इसलिए आपको समझ आएंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च, जिसको टॉर्च बोलते हैं ना, टॉर्च, वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट। सिंपल सा आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये उत्तल है, ये उत्तल है, उत्तल, तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के सिंपल सा याद रखिए कि जो जितने भी वाहन होते हैं, वाहन बोले तो वाहन यानी कि जहाँ वाहन बोले तो बस आपका बस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कार। वाहन से समझ के मतलब व्हीकल, जितना भी व्हीकल होता है उसमें क्या हम यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा कि व्हीकल्स जो होते हैं, जितना भी वाहन होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, देखने के रूप में, और बाकी इसके अलावा जो भी बच जाता है सब आपका अवतल दर्पण का हो जाता है। ठीक है, दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं। दर्पण सूत्र देखिए, v अगर पूछा जाएगा तो वस्तु की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। v प्रतिबिंब की दूरी। वहीं आपका u पूछा जाएगा तो u होता है u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अगर वही f आपसे पूछा जाएगा तो f क्या हो जाएगा, तब फोकस हो जाता है। ठीक है, तब इस प्रकार से तीनों को मिलाकर एक सूत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं 1/v प्लस 1/u = 1/f होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आवर्धन समझेंगे, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इतने सारे जो आप 6 फिगर देखें, 6 फिगर का इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे समझिए। ये आपका कोई भी दर्पण, ये नहीं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसको बाहर से हम पेंट कर दिया, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के अगर अनंत पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। कैसे, सिंपल सा समझिए। देखिए, ये अवतल दर्पण हम आपको बना दिए और यहाँ पे हम बना दिए आपको क्या, ये अनंत पर रख दिए। तो अनंत पे वस्तु को रखे तो ये बनेगा आपका प्रतिबिंब पर। देखिए 6 अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे जगह तो नहीं है, 6 यहाँ पे रख दीजिए,
6 लाइन को खींचा गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम अनंत यहाँ पे हम दे दिए फोकस, ये क्या हो गया फोकस, और ये दे दिए सी, और ये दे दिए इन्फिनेटिव दे दिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, इन्फिनिटी पर रखा जाएगा। अगर इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो आपका फोकस पे बनेगा, और इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कार्वेचर के कोई रखते हैं तो ये आपका कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में वस्तु बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर देखिए 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 पे यहाँ रखे तो यहाँ फिगर बना, आपको ये फोकस है, सी है और ये एफ है, हटाइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे आप लाइन ये मान लीजिए इन्फिनिटिव, ये सी और एफ, तो यहाँ पे एक रखिए इसके बीच में, और यहाँ अगर यहाँ वस्तु को रखेंगे तो ये आपका कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कार्वेचर। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या किए, लाइन खींचे, और ये आपका एफ पर, और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में एक सी पर, यहाँ पे एक फिगर सेंटर इन्फिनिटिव पर देंगे, और एक इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में लाइन खींचेंगे, एक सेंटर ऑफ कार्वेचर पे और सेंटर ऑफ कार्वेचर फोकस पे, और एक फोकस पे और एक पोल और फोकस पे लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर उसी प्रकार से आप फोकस पे एक लाइन को खींचेंगे नीचे की ओर, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में दूसरा लाइन, तीसरा लाइन सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में खींचेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कार्वेचर और अनंत पर, इन्फिनिटी पर चौथा, और पांचवा जो हो जाएगा अनंत पर। तो देखिए इससे क्या समझे कि अनंत पर अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर सेंटर ऑफ कार्वेचर और इन्फिनिटी पे कोई वस्तु को रखेंगे तो सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। सेंटर ऑफ कार्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पर बनेगा, और फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर पर बीच में रखेंगे तो आपका अनंत और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में बनेगा। और आपको कहाँ बोला गया, यहाँ पे देखिए फोकस पे रखा गया, तब फोकस पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वो पीछे बनता है। आप पोल पर रखिएगा तब पर भी पीछे बनेगा, तब पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये सबसे छोटा बनेगा, बहुत छोटा जो फोकस पे बनेगा। सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में जो बनेगा वो उससे थोड़ा बड़ा, यानी कि वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। ये बहुत छोटा, फोकस पे जो रहेगा बहुत छोटा, ये छोटा होगा, और सेंटर ऑफ कार्वेचर पर जो बनेगा वो बराबर होगा, और सेंटर ऑफ कार्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जो बनेगा वो बड़ा बनता है, और इन्फिनिटी पर बनेगा जो बहुत बड़ा बनेगा।